नमस्ते भाई लोगों। आज की इस क्लास में अपने लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। इस 30 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में अगर आपका टारगेट 25 प्लस के आसपास रहता है तो आपकी तैयारी बिल्कुल ए ग्रेड की चल रही है। तो अच्छे से आप इस पूरी क्लास को तैयार करें और अपने स्कोर को कमेंट सेशन में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है इस क्लास में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करना है तो देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 15 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 169, और 169 मिलके क्या बन जाएगा 169 के लिए अपने लोग 13 लिखेंगे, और 13 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये 121 बनेगा, और 121 का मतलब ये कितना हो जाता है 11। 11 को अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 36 बन जाएगा, और 36 का मतलब कितना होता है 6। 10 में जब आप इस 6 को जोड़ेंगे तो ये 16 बनेगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 725 गुणा 725 गुणा 725 ऊपर 3 बार लिखा हुआ है। इसमें जो फार्मूला बनेगा देखिए, अगर हम ए के लिए 725 कह दें और बी के लिए अगर 371 कहें तो ऊपर देखिए 725 725 725 3 बार है, यानी हम इसे कह सकते हैं A3। 371 371 371 3 बार है, इसे कह सकते हैं B3। नीचे देखिए ये 2 बार है तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर, इसे ए और इसे बी, तो ये ए बी और बी स्क्वायर। ऊपर अगर ये फार्मूला ओपन करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके नीचे चल रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है 725, और 371 को बस केवल जोड़ देना है। जैसे ही इसके लिए जोड़ेंगे अपने लोग तो ये बन जाएगा 5 और 1 6, 7 और 2 9, 7 और 3 10, 1096। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइए आप मुझसे पहले कमेंट सेशन में क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2 टाइप से बन सकता है। जहां पर आपको माइनस चिन्ह दिख रहा है वहां पर प्लस चिन्ह भी हो सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अभी ये ऐसे और भी बार लिख सकते हैं, इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक चल रहा है। यहां पर अगर प्लस चिन्ह आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और माइनस चिन्ह आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। करना क्या होता है देखिए, हमारे लिए जो 72 लिखा है इसके 2 ऐसे क्रमागत फैक्टर बताने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो हम जानते हैं 9 अट्ठे 72 होता है। देख लीजिए यहां से इनका अंतर कितना होगा, 1 अंतर होगा। अब अगर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो छोटी संख्या आंसर होगी, और प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो बड़ी संख्या आंसर होगी। यहीं पे केवल अगर प्लस लगा हुआ है तो आपको 9 बताना है, और अगर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो अपना जो आंसर होगा वो छोटी संख्या आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां x प्लस 1/x बराबर दे रखा है आपका 42, तो हमसे कहा है x3 प्लस 1/x3 का मान कितना होगा। आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसका जो फार्मूला होता है वो x प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1/x होगा। अगर इसके लिए आप और बड़ा करके एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बड़े एक्सप्लेन से भी समझा सकते हैं, वरना डायरेक्ट याद कर लीजिए 42 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 42 होगा। अब 42 की गुणा 42 से भाई 3 बार करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 42 यहां से क्या ले रहे हैं अपने लोग, कॉमन ले रहे हैं। अगर 42 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 42 का स्क्वायर, और यहां पर बचेगा 3। 42 का स्क्वायर यानी 42 की गुणा 42 से अगर 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 दूनी 16, 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। 3 ऐसे ही रहेगा। 1764 में से अगर ये कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1761 आपका आंसर आएगा।
यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। यहां देखिए 2 लिखा है, यहां 1 जब गुणा करेंगे 2 एकम 2। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 लिखा हुआ हो 73,962। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है दो संख्याओं का योगफल कितना है 13। एक संख्या अगर a मान लें और एक संख्या b मान लें तो a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 13 दे रखा है। उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 97, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 97। हमसे पूछा है उनका गुणा कितना होगा, यानी a और b की अगर गुणा कर दें तो कितना आएगा। यहां पर अगर आप कहीं पर उन संख्याओं को निकालने के चक्कर में पड़ गए तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा, संख्याएं आप क्यों बताओगे? संख्याएं बताना यहाँ पे कठिन है, उनकी गुणा बताना यहाँ पे सरल है। एक फार्मूला देखिए, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, बीज गणित में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहां a प्लस बी लिखा है वहां पे आप लिखेंगे 13 का स्क्वायर, और जहां ये दोनों लिखे वहां पे आप लिखेंगे 97। 2ab ऐसे ही लिखिए। 13 का वर्ग होता है 169, और इस 97 को अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर बचा होगा 2ab। 169 में से अगर 97 कम करेंगे कितना बचेगा? देखिए 9 में से 7 जाएगा 2 बचा, और यहाँ पे 16 में से 9 जाएंगे 7 बचा होगा, बराबर में 2ab। अगर इस 2 से इसके लिए कैंसिल करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यानी a और b का मान कितना आ जाएगा 36 इसका आंसर होगा। उन संख्याओं की अगर गुणा करेंगे तो आंसर 36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है इस तरह से, ये बॉडमास नियम यहां पे लगेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप जानते हैं जब भी कहीं पे बॉडमास नियम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इधर भी पहले कोष्टक है इधर भी कोष्टक, इन्हें हल करेंगे। अगर यहां पे हल करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए ये कोष्टक हल करना होगा। 19 रुपए में से अगर 44 रुपए कम करेंगे तो कितना बचा होगा, ये हमें बताना है। देखिए माइनस का 25 बचा होगा, और भाग का चिन्ह अभी ऐसे ही लगाएंगे। अब यहां अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले ये कोष्टक हल करेंगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा। जैसे ये माइनस यहां आएगा तो -4 ये रहा, गुणा 3 ये, प्लस के 4 ये आ गए। अगर यहां और हल करेंगे ये माइनस यहां आके क्या बन जाएगा प्लस का, यानी 39 रुपए और 25 रुपए कितना हो जाएगा 64 रुपए हो जाएगा। भाग का चिन्ह बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस भी है गुणा भी है, तो पहले आप गुणा करेंगे। 4 और 3 की गुणा कितनी होगी 12 होगी, प्लस के 4 ये है। 4 रुपए में से 12 रुपए कम करेंगे तो ये 64 तो है ही है। भाग किससे करेंगे इससे, यानी -8 से। 64 को अगर -8 से भाग करेंगे तो अपना आ जाएगा 8 8 64, वो भी किसका माइनस का। -8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को अगर 1980 रुपए में बेचे तो 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? भाई 10% की हानि का मतलब क्या हुआ, आप 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हैं 90 में, यही तो मतलब हुआ। तो 90 किसके बराबर है, 90 बराबर है इतने रुपए में। ये आपका क्या हो गया, ये सीपी है और ये क्या है एसपी। भाई 10% की हानि के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 100 की चीज अगर आप 90 में बेचेंगे 10% की हानि होगी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हम इसे 1980 रुपए में बेच रहे हैं। तो 90 किसके बराबर हो 1980 के। अगर यहां से आपसे पूछा जाए भैया एक किसके बराबर होगा, तो 1980 के बटे में क्या आ जाएगा 90। लेकिन हमें क्या करना है 15% का लाभ लेना है। तो 15% का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, 100 की चीज कितने में बेचनी, 115 में बेचनी होगी। तो 115 जब इसका निकालेंगे 115 से आप यहाँ पे क्या कर देंगे गुणा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 से देखिए 0 कैंसिल करेंगे, अगर इसे 9 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 दूनी 18,
एक बच्चा 9 दूनी 18, यानी 22 और 115 की आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। 22 पंजे कितना होता है, 110 हो जाएगा। 11 हासिल, 22 एकम 22 और 11 33, 3 हासिल, 22 एकम 22 और 3 25, 2530 रुपए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 45 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपए प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं। एक चीनी 45 रुपए केजी वाली हो गई और दूसरी चीनी कितनी है, 52 रुपए केजी वाली हो गई। इन दोनों को हमें कोई मिश्रण में मिलाना है। ये कितनी मिलाएं और ये कितनी मिलाएं, कि अगर उस मिश्रण को 55.2 रुपए प्रति केजी में बेचें तो 15% का हमें लाभ मिलेगा। तो 15% का लाभ का मतलब भैया क्या हुआ, यही तो हुआ कि 100 की चीज 115 में बेचेंगे। तो ये 115 की वैल्यू किसके बराबर है, 55.2 के बराबर है। अगर हम यहां से एक की वैल्यू आपसे पूछे तो एक की वैल्यू आप कितनी बताओगे, 55.2 के नीचे 115 लगा दोगे। लेकिन हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए भैया यहाँ पे क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, यहाँ 100 से गुणा कर दोगे। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा और उस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से देखिए इसे काटेंगे 2 पर, और 5 से इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15। 23 से देख लिए 552 के लिए अगर भाग करेंगे तो कितना भाग चला जाएगा ये देखना है। 552 को अगर 23 से भाग करेंगे, अलग साइड में समझ ले रहे हैं क्या आएगा। 23 दूनी कितना होता है 46, इधर 9 बचा होगा, और 23 चौक कितना होता है 92, यानी इसे भाग करेंगे 23 से तो ये आ जाएगा 24। 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। तो जो एक्चुअल कीमत होगी वो तो 48 रुपए प्रति केजी का मिश्रण बन रहा होगा। भाई 55.2 में बेचेंगे तो इतना लाभ हो रहा था। बस अंतर निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 45 और 48 में कितने का अंतर है, 3 का। 52 से 48 में कितने का अंतर है, 4 का। और इसी रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। 45 रुपए केजी वाली आप 4 किलो मिलाएंगे और 52 रुपए वाली को 3 किलो मिलाएंगे। अगर ये क्विंटल में बताना चाह रहे हैं तो आप ये 4 कुंटल मिलाएंगे, ये 3 कुंटल मिलाएंगे। अगर कोई आप और यूनिट में बता रहे हैं तो रेशियो का मतलब है, अगर ये आप 4 ट्रक चीनी मिलाएंगे तो ये वाली 3 ट्रक चीनी आपको मिलानी चाहिए। बस 4:3 का मतलब है पहला ऑप्शन। क्वेश्चन 9 देखिए, जहां लिखा है 25 परिणामों का औसत कितना है, 18। भाई 25 का औसत कितना है, 18। तो यहां से अगर योग अपने लोग निकालेंगे 25 का तो गुणा हो जाएगी। 18 पंजे 90 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। फिर कहा 12 का योग 14 है। अरे भाई 12 का योग 14 है, ठीक है। फिर कहा है, फिर अंतिम 12 का योग कितना है, औसत 17 है। अब 12 का अगर औसत 14 है तो योगफल कितना होगा, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और 4 16। 12 और 17 की गुणा करेंगे तो आपको यहां से योगफल मिलेगा 12 सत्ते 84 और 12 एकम 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। ये अगर यहां से हम दोनों को जोड़ दें तो 8 4 12, 6 और 1 7, 2 और 1 3, ये किसका हो जाएगा, ये 24 का योग बन जाएगा। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है, भाई 25 लोगों के पास 450 रुपए हैं और 24 लोगों के पास 372 लोग हैं। तो यहां पे जो एक व्यक्ति एक्स्ट्रा है उसके पास कितने रुपए होंगे, 25 के पास 450 है, 24 के पास 372 है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले तभी तो पता लग जाएगा। तो डिफरेंस कितना है, 450 और 372 में 78 का डिफरेंस। यही क्या होगा आपका 13वां परिणाम होगा, 78, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां हमसे कहा है 3/4, 6/7 और 9/8 का एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब आपको लासा बताना है। जब कभी लासा बताना हो तो ऊपर की संख्याओं का आपको क्या बताना होता है, लासा,
और नीचे की संख्याओं का आपको क्या बताना है, मासा। फ्रैक्शन में ये आपको ध्यान रखना है 3, 6, 9 का लासा कितना होगा, जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है या तो उतना होगा या उससे भी ज्यादा होगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 है। एक ऐसी संख्या बताओ जो 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। डायरेक्ट आप बता सकते हैं 18 होगा। 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 9 से भी, वो भी छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अब आप कहें 36 भी तो है, तो वो 18 से बड़ी है। सबसे पहले नंबर पे 18, इसलिए 18 को आप सही मानेंगे। मासा क्या होता है, ऐसी संख्या बतानी है जिसके लिए अगर हम 4 को भाग करें तो 4 भी पूरा पूरा कट जाए, 7 को भी कटे तो भी, 8 को भी करें तो भी। मासा क्या होता है, जो इनमें सबसे छोटा नंबर है या तो वो होगा या उससे भी छोटा होगा। 4, 7, 8, कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे अगर हम इन तीनों संख्याओं को भाग करें तो ये तीनों संख्याएं कट जाए। तो देखिए एक ऐसी संख्या है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, 4 और 8 दोनों 4 से कटने, लेकिन यहाँ 7 नहीं कट रहा है फिर, तो एक ऐसी संख्या है। अब किसी के नीचे अगर एक लिखा, उसे लिखो या मत लिखो, 18 इसका क्या हो गया, आंसर। यानी इन फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 18। और अगर यहीं पे एचसीएफ पूछता तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालते और नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकालते। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 16 से अगर भाग करें, 24 से भाग करें, 36 से भाग करें, 54 से भाग करें। आगे क्या कहा है उसे अभी आप मत पढ़िए। डायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक ऐसी संख्या बताओ जो 16 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, 54 से भी कट जाए, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम बताओगे। तो अपने लोग इनका क्या बता रहे हैं, एलसीएम। 2 से भाग करेंगे 8 पर जाएगा, ये 12 पर जाएगा, ये 18 पर जाएगा, ये 27 पर जाएगा। दोबारा से अगर 2 से भाग करेंगे ये 4 पर, अपने लोग ये क्या निकाल रहे हैं, इनका एलसीएम निकाल रहे हैं। ये 6 पर जाएगा, ये 9 पर जाएगा, ये ऐसे ही। अगर 2 से इसे और भाग करेंगे तो ये 2 पर, ये 3 पर, ये 9 पर, ये 27 पर। और 2 से इसे भाग करेंगे 1 पर, 3 पर, 9 पर और 27 पर। 3 से भाग करेंगे ये तो 1 है, ये 1 पर, ये 3 पर, ये 3 नेम 27। फिर 3 से भाग करेंगे और आखिरी बार में जब और 3 से भाग करेंगे, ये लासा आप चाहें तो डायरेक्टली बता सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216, 216 दूनी 432। 432 ऐसी संख्या है जो इन सब संख्याओं से कट रही है। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम 16 से भाग कर रहे हैं तो 12 बचना चाहिए, 24 से भाग करें तो 20 शेषफल बचना चाहिए, 36 से भागफल करें तो 32 बचना चाहिए, और 54 से करें तो 50 बचना चाहिए। तो इनका जो डिफरेंस है वो सब में देख लीजिए 4 4 का है। भाई हमारा आंसर वैसे एक्चुअल में 432 ही आता, लेकिन ये 4 4 जब समान अंतर है तो जब हम इसमें से ये 4 माइनस करेंगे, अपना जो एक्चुअल आंसर होगा वो 428। एक ऐसी संख्या है जिसको आप 16 से भाग करेंगे तो 12 शेषफल बचेगा, 24 से करेंगे तो 20 बचेगा, 36 से करेंगे तो 32 बचेगा, और अगर 54 से इस संख्या को भाग करेंगे तो 50 आपका शेषफल बचेगा। आप चाहो तो अलग से करके देख सकते हैं। 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटती हो, या ऐसी संख्याएं जो अपने आप और एक से कट जाएं केवल। साधारण भाषा में इसके लिए बच्चे यही कह देते हैं, जो संख्याएं किसी से ना कटती हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ऐसी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत मान ली जाएगी आपकी, क्योंकि ऐसी कोई संख्या मैथ में है ही नहीं जो किसी से ना कटे। भाई कोई संख्या अपने आप से तो जरूर कट जाएगी,
और अपने आप के अलावा एक से भी जरूर कट जाएगी। तो ऐसी संख्या जो केवल केवल दो संख्याओं का गुणनखंड हो, या जिसके गुणनखंड केवल दो ही गुणनखंड हो, जैसे 17 है, 17 या तो 17 से ही कटेगा या फिर 1 से। तो 50 और 100 के बीच में आपको बताना है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से ना कट रही हो, सिर्फ स्वयं से या 1 से। तो उदाहरण के लिए जैसे आप 53 देखते हैं, 53 किसी से नहीं कटेगा। 53 के बाद 54, 55, 56, इस तरह से आप जब काउंटेबल करते हुए जाएंगे तो 100 से पहले ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, 10 संख्याएं होती हैं। 50 से लेके 100 के बीच में केवल 10 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब है वो किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं है, केवल अपने आप से होते हैं या 1 से होते हैं। 53 के बाद अगली संख्या देखिए कितनी होगी, 59 होगी। 59 के बाद 61 होगी। तो आप चाहो तो ऐसे काउंटिंग करके भी लिख सकते हैं, वरना इसे ओरल याद कर लीजिए। 50 और 100 के बीच में केवल 10 ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रोशनी ने बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक 8% का साधारण ब्याज देता है। बैंक में 5 साल तक रुपया रखा गया है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। यहां पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है, और साधारण ब्याज निकालने का आप फार्मूला याद कर लीजिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, लगभग पहले से ही कई क्लासेस में आप लोगों ने ये करा दिया है, वहां से आप तैयार कर लीजिए, वरना अब समझ लीजिए। भाई मूलधन कितना रुपया है, 3125 रुपया है। कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है हमें, 8% मिल रहा है। समय कितना है, 5 साल तक रखा है। नीचे क्या लिखेंगे, इसके 100 लिखेंगे। अगर इसे 5 से भाग करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 20 पर। 4 से भाग करेंगे 5 पर, 4 से भाग करेंगे 2 पर। इस 5 से इसे करेंगे 5 छक 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। 625 और 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1250। 1250 रुपया उसे ब्याज का मिल जाएगा 5 साल में। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। भाई एक कोई वस्तु है, अंकित का मतलब है उसके ऊपर आप कोई बिस्किट लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो उसके ऊपर कुछ पैसे लिखे हुए होते हैं, उसे कहते हैं अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। और वस्तु को हम कितने रुपए में खरीद के लाए हैं ये भी तो देखा जाएगा, और कितने रुपए में हम उसे बेच रहे हैं। ये 3 चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। भाई दुकानदार ये पेन 10 रुपए में लेके आया है तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय किया है ना उसने। अब इसके ऊपर लिखा हुआ कितना है, कीमत इसके ऊपर कुछ लिखी है, उसे कहेंगे अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य, ये पेन उसने आपको 12 रुपए में बेच दिया तो ये उसका विक्रय मूल्य होगा, या 8 रुपए में बेच दिया या 7 रुपए में, कितने में भी बेच दे। तो एक होता है क्रय मूल्य जिसपे हम किसी चीज को खरीदते हैं, एक होता है विक्रय मूल्य जिसपे हम किसी चीज को बेचते हैं, और एक होता है अंकित। अंकित मूल्य का मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ कितना है। भाई लिखा हुआ तो कितना भी हो सकता है, मोबाइलों के ऊपर आप देखते हैं 10-10 हजार रुपए लिखे हुए आते हैं, जबकि दुकानदार आप उन्हें 8,000 रुपए में बेच देता है। तो अंकित मूल्य ज्यादा लिखा हुआ होता है। तो कहा है उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अब क्रय मूल्य भैया अगर 100 रुपया मानोगे तो अंकित मूल्य 50 अधिक है, यानी ये 150 हो गया। ठीक है, लगभग 10% का लाभ लेने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देनी होगी। अब 10% का भैया हमें लाभ हो, हम तो 100 रुपया का ये पेन खरीद के लाए हैं, तो 10% का लाभ का मतलब है हम इसे 110 रुपया में बेचें, तब हमें 10% का लाभ होगा। यही तो मतलब हुआ है।
अब 10% का लाभ यहां मिल रहा है, लेकिन हम उसे छूट देंगे, और छूट हमेशा डिस्काउंट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो यहां पे अपने लोग छूट या डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? 150 रुपया उसके ऊपर लिखा है और 110 रुपया में हम उसे बेचेंगे, तभी 10% लाभ होगा। तो हम यहां छूट उसे दे रहे हैं 40 रुपए की। चलिए 40 रुपए हो गए। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर या अंकित मूल्य पर। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 3 पर, और 5 से डिवाइड करेंगे 2 पर। 40 दूनी कितना होगा? 80, और नीचे क्या आ जाएगा इसके? 3। 80/3 का मतलब होता है 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 बचा, 2 आ गया, 3 छक 18, 3 छक 18, 26.6। यहां कहा है लगभग, तो लगभग का मतलब है हम इसे कह देंगे 27% अपना बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात कितना होगा। भैया ये क्या है? 3 दिन का निकलवा रहा है, तो 3 दिन का अनुपात हमें बताना है 30 घंटे के साथ। 3 दिन में देखिए दोनों यूनिट अगर एक ही जैसे लिखे तभी आप रेशियो बता सकते हैं। तो 3 दिन का मतलब होता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में हो जाएंगे 72 घंटे, और 30 घंटे के साथ हमसे अनुपात उसका पूछा गया है। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से अगर इसे काटेंगे तो ये 12, 6 से काटेंगे 5, यानी 12:5, जो कि पहला विकल्प। रेशियो आपको कभी भी बताना हो तो दोनों चीजें समान यूनिट में हो, इधर घंटा है तो इधर भी घंटा हो, इधर अब आप कहें हम इसे दिन बनाएंगे तो दिन बना लीजिए। कैसे क्या करें? यहाँ 24 से भाग करना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए आप इस मेथड से, क्योंकि आपको जो यूनिट बनाना सरल लग रहा है वो बना लीजिए। यहाँ दिन है यहाँ घंटा, तो बात बनेगी नहीं। तो दोनों यूनिट को एक जैसा बनाने के लिए या तो यहाँ घंटे लिख लो, तो देखिए घंटे दोनों तरफ बन जाएंगे, या यहाँ पे दिन लिख लो। अब अपने लोगों ने यहाँ घंटे बनाए तो क्योंकि मालूम है आसानी से हर बच्चे को कि भैया एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से गुणा कर दो, ये 3 दिन का मतलब 72 घंटे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है ए की आय बी की आय का 150% और सी की आय ए की आय का 120%। 3 लोगों की बात चल रही है। ए की आय जो है वो बी का कितना है? 150% है। तो अगर बी की 100 है तो ए की कितनी मानोगे? 150। फिर कहा है सी की आय जो है, सी ये वाली, ये ए का कितना है? 120% है। तो 150 का अब आपको 120 बताना पड़ेगा, कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होके ये बन जाएगा 180। अगर इसे रेशियो में चेंज करें, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए, तो हम इसे ये कह सकते हैं इसकी 15 होगी, इसकी 10 होगी, और इसकी 18 होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए बी और सी की कुल आय कितनी है? 86,000। इन सबको अगर जोड़ दें तो कितनी बन जाएगी? ये 86,000 के बराबर होनी चाहिए। 15 और 10 कितने हो गए? 25। 25 और 18 कितने हुए? 25, और अगर 20 होता तो ये 45, यानी 43। 43 रेशियो किसके बराबर होगा? 86,000 के। तो एक रेशियो यहां से निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? 2,000 के। पूछा क्या है हमसे? सी की आय पूछी है, और सी की आय कितनी है? 18 रेशियो। तो भैया 18 रेशियो कितने का होगा? 2,000 गुणा 18, यानी ये होगा 36,000 का। अगर यहाँ पे बी की आय पूछ लेता तो 10 से गुणा कर दे तो 20,000 आंसर। ए की पूछ लेता तो 15 से गुणा कर देते तो 15 दूनी 30,000 हो जाता। क्वेश्चन को बस आप सही से रीड करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 3,900 रुपए को ए और बी और सी के बीच में हमें किस तरह से बांटना है? 1/2, 1/3, 1/4। रेशियो अगर कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में मिले तो फ्रैक्शन से हटा के उसे नॉर्मल संख्याओं में बना लो। 2,
3, 4, इनका हम क्या बताएंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना होता है 12। अपनी मर्जी से अगर हम यहाँ पे 12 से गुणा करें और यहाँ 12 से गुणा कर दें, यहाँ 12 से गुणा करें, तो ये 2 से काटेंगे 6 पर, 3 से काटेंगे 4 पर, 4 से काटेंगे 3 पर, 6, 4, 10 और 3, 13 रेशियो किसके बराबर होना चाहिए 3900 के बराबर होना चाहिए। 13 से भाग करेंगे तो एक रेशियो किसके बराबर है 300 के। हमसे कहा है बताओ बी का मान कितना होगा। बी में 1/3 और 1/3 को हमने कहा है 4, तो बी का मतलब 4 रेशियो हो गया। 4 रेशियो का मतलब है 300 गुणा 4, यानी 1200 रुपए उसे मिलने चाहिए। ये अपना आंसर है। रेशियो कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन में रखा हुआ मिल जाए उसे आप हमेशा पूर्णांक में बना लीजिए। और बनाते कैसे हैं, तीनों रेशियो में जो नीचे लिखा है उसके एलसीएम से गुणा कर दो, अपने आप रेशियो फ्रैक्शन से पूर्णांक संख्याओं में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है इनका समांतर माध्य बताना है। भाई समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग और बटे में क्या होता है पदों की संख्या। तो ये कितनी संख्याएं हैं, पहले तो आप सबको जोड़ेंगे। एक लिखा है 36, 53, 50, 43, 57, 50, 40, 35, 39, 34। इसके नीचे क्या लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हैं। 10 से आप भाग करेंगे। कहीं पर भी औसत या समांतर माध्य कभी भी ऐसे आंकड़े दिए हों और आपसे पूछा जाए तो जितने नंबर हो सबको आप जोड़ दीजिए, कितने हैं उससे भाग कर दीजिए, आपका औसत या समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। सबको आप जोड़ेंगे, देखिए 4 और 9 13 और 5 18 और 0 18, 0 18, 7 25, 3 28, 28 और 3 31 और 6 कितना हो जाएगा 37। 3 हासिल, 3 और 3 6, 5 11, 11 5 16, 4 20, 5 25, 5 30, 4 34, 3 34, 3 37 और 3 40 और 3 43 हो जाएगा। और नीचे 10, 10 से भाग करेंगे, एक जीरो है, एक के बाद केवल आपको डेसिमल लगाना है, 43.7 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है एक रेलगाड़ी इतनी चाल से चल रही है, इसकी लंबाई ये दे रखी है एक खंबे को। देखिए अगर रेलगाड़ी इस तरह से, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ये चलते हुए इधर जा रही है और एक खंबा यहां लगा हुआ है, इसके लिए ये पार करेगी, तो रेलगाड़ी को क्या करना होगा, इसकी जो लंबाई 180 है, यही दूरी, देखिए रेलगाड़ी यहां से ये पूरी, यहां इंजन आ गया और पूरी इधर पहुंच जाएगी, बस इसी को पार कर लेगी। तो कभी भी रेलगाड़ी अगर अब खंबे को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। कितने सेकंड में पार करेगी, भाई समय हमसे पूछा है, और समय बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे, ये फार्मूला बस आप याद कर लीजिए, चाल बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे कोई सा एक फार्मूला आप इनमें से याद कर लीजिए। अगर समय पूछा है तो दूरी बटे कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यहां से 3 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, समय पूछे तो ये कॉन्सेप्ट लगाओ, दूरी पूछे तो चाल को यहां पहुंचाओ, और चाल पूछे तो समय को यहां लगा दो, जैसे इधर समझाया है। दूरी भैया कितनी दे रखी है 180 मीटर, और चाल उसकी दे रखी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 5/18 से गुणा इसलिए कर रहे हैं, इस चाल को हमने क्या बना दिया, मीटर प्रति सेकंड बना दिया।
अब ये 18 देखिए कहां पहुंचा होगा, ऊपर। सबसे पहले तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ होगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 8 पर जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये जाएगा अपना 9 पर। ये 18 कहां आ जाएगा, ऊपर। यानी हम इसे लिखेंगे 18 नेम कितना होता है, 162, और नीचे कितना होगा, 8 पंजे 40। भाई 8 ये बचा, 5 ये बचा। 40 से अगर इसे आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 4 दशमलव कुछ अपना आंसर आएगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। यही अपना क्या हो गया, आंसर। एक कारण यहां 5/18 का ये भी था चेंज करना, मजबूरी आपकी। ऊपर वाला जो था वो मीटर में था, और नीचे आप किलोमीटर में चल रहे हैं, तो मीटर में ही बनाओ, आंसर हमें सेकंड में लाना है। जबकि यहाँ पे घंटे में चल रहे हैं, तो घंटे को सेकंड में चेंज करना पड़ रहा है। इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला इसका होता है, कभी भी चाल के लिए आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत। भाई 8 का पहला गुणांक कितना होगा, 8। दूसरा गुणांक कितना होगा, 16। तीसरा गुणांक कितना होगा, 24। इस तरह से आप 8 का पहाड़ा 20 बार जब पढ़ते हुए आएंगे तो 20वें नंबर पे कौन होगा, 160। तो यहां ये 20 संख्याएं अभी और लिखी हुई होंगी, इनका हमें औसत बताना है। औसत कैसे बताएंगे, जब सीरीज समान अंतर से चल रही हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और उसका आधा। पहली संख्या 8 है, लास्ट संख्या 160, इसका आधा करेंगे। अब आप जोड़ के अगर आधा करें तो जोड़ के कर लो, वरना 8 का आधा होगा 4 और 160 का आधा 80, यानी ये आ जाएगा अपना 84, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। देखिए यहां पे क्या चल रहा है, उम्र वाला ये क्वेश्चन है। एक तो हो गया व्यक्ति आपका, और एक हो गया उसका पोता। बात चल रही है आज की, आज का मतलब है 2024 की। इस समय ये मान लीजिए ये 2024 की उम्र यहां पे है। फिर इन्होंने कहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले का मतलब है 2021 की हम बात कर रहे हैं अभी। व्यक्ति की जो आयु है उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी, तो व्यक्ति की जो आयु जो भी है वो पोते की आयु की 6 गुनी है। तो उसके पोते की उम्र अगर हम x मान लें तो भैया व्यक्ति जो है वो 6x का हो जाएगा। कारण क्या है ऐसा होने का, क्योंकि 6 गुना कह रखा है। क्लियर है इतना। 3 वर्ष के बाद, अब भाई बात तो आप 2024 की कर रहे थे, तो 3 साल के बाद आप कहां पहुंचेंगे, 2027 पे पहुंचेंगे। अब जब 2027 पे पहुंचेंगे तो अभी हम यहां जो उम्र है वो हमें अभी पता नहीं है दोनों की। अगर ये पता होती तो इस उम्र की बात करते, हम यहां पे हैं। तो हम जब 2021 की उम्र से बात करेंगे तो उसने कहा है, अब हमारे हिसाब से ये कितने साल का बात हो रही है, 6 साल की। 2024 से कहां पहुंच रहे हैं, 27 पे। लेकिन हम 24 से 27, क्योंकि 24 की उम्र के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। भाई 21 की तो पता है, तो 21 की उम्र की बात कर रहे हैं। 21 से अगर आप 27 तक आ रहे हैं तो 6 साल की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप 21 की उम्र से जब यहां पहुंचेंगे तो जो 6x और x है, भाई इसमें आप पहले 6 वर्ष दोनों में जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, क्योंकि हम 2027 पे पहुंच गए और तुम उम्र यहां पे 2021 वाली ले रहे हो, तो 6 साल जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे। अब क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। 3 वर्ष बाद, अब आप कहे 3 वर्ष बाद कहा है तो भैया इसमें 3 जोड़ो। अरे 3 जोड़ देते भाई, लेकिन हमें 2024 की उम्र पता होती, उसमें 3 जोड़ते। जब 24 की नहीं पता है तो क्वेश्चन तो हम 21 वाली उम्र से कर रहे हैं, तो 21 वाली उम्र से 27 तक पहुंच रहे हैं, तो 6 जोड़ना पड़ रहा है। 6 जोड़ने से क्या हो रहा है, उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुने से। अब कहा है इसका करोगे 4 गुना,
और 4 गुने से 6 ज्यादा कर दोगे तो बतानी है पोते की वर्तमान आयु, यानी यहां पे इसकी उम्र कितनी होगी। कैलकुलेट कर लो, ये 6x प्लस 6, ये 4x प्लस 24 प्लस 6। इस 4x को अगर यहां लाएंगे तो ये 2x बन जाएगा, और इस 6 से देखो 6 कैंसिल होके इधर बचा होगा 24। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 12 का मतलब है इस x को आपने बता दिया कितने का है, ये 12 का। 2021 में भैया उसका लड़का कितने का था, 12 साल का था, तो 2024 में कितने का होगा। अरे 2021 में आपकी उम्र 12 वर्ष है, तो 2024 में 3 जोड़ दोगे, 12 और 3 15 वर्ष हो जाएगी, जो कि दूसरे विकल्प में है। 12 भी ऑप्शन में, ध्यान रखना, आपसे अगर उसने कहा होता 3 वर्ष पहले यानी 2021 में कितने की थी, तब आपका 12 सही था। अब आपको 12 नहीं बतानी है। यहाँ हमने चूंकि क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए 2021 से किया था, तो उम्र भी 2021 वाली ही आंसर देगा। 2021 से 2024 की उम्र बताना है तो 3 साल जोड़ दिया उसने। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, तो काम है कितना। इन दोनों का आप क्या बता देंगे, एलसीएम बता दोगे। ऐसी संख्या जो 15 से भी कट रही हो और 20 से भी कट रही हो, कितना होगा, 60 इनका एलसीएम होगा, यानी इतना काम है। इसका मतलब ये हुआ, ये 60 बीघा अगर आपको खेत खोदना है तो ए उसे खोद दे रहा है 15 दिन में, बी खोद दे रहा है 20 दिन में, तो ए की क्षमता कितनी होगी, 60 के लिए 15 से भाग करोगे 4, बी की क्षमता कितनी होगी, 60 के लिए 20 से भाग करोगे 3। ये खोद रहा है भैया एक दिन में 4 बीघा, ये खोद रहा है 3 बीघा, दोनों लोग मिलके कुल कितना कर देंगे, 7, और काम कितना है 60, तो दोनों का जो कुल काम होगा वो 60/7 हो जाएगा। इतने दिन में कर, काम तो इतना ही रहेगा, और एक दिन में 7 बीघा खेत खुद जा रहा है, 60 के लिए 7 से भाग कर दो, 60/7, ये आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसका बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब ऐसी संख्या जो इनमें सबसे ज्यादा बार लिखी गई हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। देखो 43 को चेक करना है, पहले 43 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 43 तो लिखा हुआ है भैया इसमें 3 बार। 43 के बाद 41 देख लो, एक बार, इसे तो छोड़ो ही 41 को, तो ये तो एक ही बार लिखा है। 46 देख लो, एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी 46 भी लिखा हुआ है इसमें 3 बार। 48 देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 48 लिखा हुआ है इसमें 4 बार। 50 एक बार, 2 बार, 3 बार, 50 लिखा हुआ है 3 बार। 51 देख लो, एक बार, छोड़ दो 51 को, फिर 54 देखो, एक बार, 2 बार। तो इनमें जो सबसे ज्यादा संख्या लिखी हुई है वो कौन सी है, 48 4 बार लिखी हुई है। बहुलक जो होता है वो सबसे अधिक बार लिखा हुआ, सबसे अधिक बार लिखी हुई संख्या, सबसे अधिक बार लिखी हुई संख्या, ये आप याद कर लीजिए, 10th क्लास में लगभग हर बच्चे ने ये पढ़ा हुआ। सबसे अधिक बार लिखी हुई संख्या कौन है, 48, तो ये आंसर गलत लिखा है, यहाँ 48 लिखा हुआ होगा, 48 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है किसी ठोस शंकु की त्रिज्या, शंकु का डायग्राम आपने कुछ देखा होगा, इस तरह से होता है। इसकी त्रिज्या जो है वो यहां से यहां तक दे रखी है 5 cm है, और ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है, 12 cm है। इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है, यानी r का मान 5 है और h का मान 12 है। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है इसका, या फार्मूला याद कर लीजिए, पाई r ब्रैकेट में l+r, ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है।
भाई एल क्या होती है? तिरछी ऊंचाई, जिसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 12 और 5 का ट्रिपलेट डायरेक्ट कितना होता है? 13। पाई की वैल्यू आप 22/7 प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पाई को पाई ही लिखा है, तो अपने लोग भी पाई के लिए पाई ही लिखो। वैसे 22/7 आप यूज कर सकते हैं। आर की जगह 5, एल की जगह 13, आर की जगह 5। 13 और 5 18 पंजे 90 पाई आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहले विकल्प में है। क्वेश्चन 25 देखिए, जिसमें कहा ये संख्या अगर 11 से कट रही तो x का मान। इस क्वेश्चन को देखिए दो मेथड से करा रहे हैं, आपको जो मजेदार लगे उससे आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 11 सत्ते कितना होता है? 77। यहां बचा होगा 5, 1 उतार लो। 11 चौक कितना होता है? 44। यहां 7 बचा होगा, 9 उतार लो। 11 सत्ते कितना होता है? 77। 2 बचा है, ये x उतार लो। अब बताओ 11 का पहाड़ा कहां तक पढ़े? अरे सीधी सी बात है भैया, 22 होना चाहिए, x का मान 2 होगा, और x का मान जब 2 होगा तभी ये संख्या पूरी पूरी 11 से कटेगी। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका, जब क्वेश्चन कभी कभी बड़े लेवल का मिलेगा, ये संख्या 11 से कट रही है तो विषम स्थानों के अंकों का योग यानी 8 + 1 + x, और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या 11 से कटने वाली कोई सी संख्या आ जाए। 8 और 1 9 + x हो गया, और ये तो 9 और 2 कितना है? 11 है ही। बराबर में कितना आना चाहिए? 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है। हम इसमें से इसे कम करें तो 0 आना चाहिए, तो 9 ये यहां अगर 2 लिख दें तो ये 11 बन जाएगा, और 11 में से 11 जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी x की जगह पे आप 2 लगा दो। 2 अपना आंसर है, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां a/b दे रखा है 2/3, और a/c दे रखा है 10/21। हमें b और c बताना है। इनमें कॉमन क्या है? a है, a को बीच में रखेंगे, तो यहां से अगर हम इसे c/a बना लें तो वही 21/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो c/a ये दे रखा है 21/10, और फिर अगर b की बात करें तो a/b दे रखा है 2/3। कैलकुलेट करेंगे, यहां 10 है तो यहां 10 लगा दो, यहां 2 है तो यहां 2 लगा दो। इनकी गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 होता है, और 10 दूनी 20 होता है, और 10 तिया 30 होता है। पूछा किसका? बी और सी का। बी और सी का रेशियो पूछा है, तो बी का हो जाएगा आपका 30 और सी का हो जाएगा 42। 6 से अगर इसे काटेंगे ये 5 पर, 6 से काटेंगे 7 पर, 5:7। पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसका परिसर बताना है, रेंज बतानी है। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, और अगर उसमें से सबसे छोटा घटा दें, आपको परिसर पता लग जाए, तो इन आंकड़ों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 9, और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 3। 9 में से 3 कम करेंगे, 6 इसका आंसर होगा, जो कि चौथा विकल्प है। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर है। भाई दर कितनी दे रखी है? 20%। 20% का मतलब है 20/100। 100 रुपए पे 20 ब्याज मिल रहा है। ये 1/5 है, तो हम 1/5 का मतलब 5 रुपए पर 1 ब्याज मिल रहा है। अगर प्रिंसिपल 5 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। यहां से देखिए अगर बनाएंगे 1 रुपए ब्याज मिल जाएगा। 2 साल की बात कर रहा है, तो 5 और 6 ये पहली साल हो गया, ये दूसरी साल हो गया। गुणा करेंगे, ये 5 पंजे 25 और ये 6 छंग 36।
2 वर्षों में हमारे हिसाब से 36 हो रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 7200 हो रहा है। 36 किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो एक किसके बराबर है? 200 के। एक अगर 200 के बराबर है तो बताओ 25 किसके बराबर होगा? क्योंकि 25 की बात कर रहा है तो 200 में 25 से गुणा करेंगे, 25 और 200 5000 के बराबर होगा, यानी 5000 रुपया ब्याज पे दिया गया होगा। 3 साल का क्वेश्चन होता तो 3 बार लिख लेते। सबसे अच्छा तरीका है ये चक्रवृद्धि ब्याज का। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं भाई। 8 आदमी 9 घंटे काम करके 20 दिन में काम कर देते हैं। इतना हो गया काम। अब इसी काम को तो बराबर में लेंगे। 7 आदमी 10 घंटे में कितने दिन में पूरा करेंगे? 0 से 0 गया। 8 ने 72 दूनी 144। ये 7 हटाएंगे इसके बटे में। 144 बटे 7 दिन में उसे पूरा करेंगे, क्योंकि कार्य ये और ये दोनों बराबर है। आदमियों की संख्या या दिनों की संख्या घट बढ़ रही है। MDH कॉन्सेप्ट लगाया। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं यहां पे लिखी, उनकी गुणा की गई है। अगर फैक्टोरियल 10 पे लगा होता तो 1 से 10 तक की गुणा करते। 5 चौक 20, 3 60, दूनी 120, एकम 120 इसका आंसर होगा। कभी कभी अब डबल फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है ट्रिपल फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इस तरह से आज का ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बहुत बेहतर तरीके से करा दिया। आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए और इस पूरे प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की इस पूरी क्लास में अगर आपका स्कोर 25 प्लस के आसपास रह रहा है तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। और अगर 1-2 क्वेश्चन आप पीछे भी चल रहे हैं तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। अगला प्रैक्टिस सेट जब आप कराएं तो वहां पर आपका टारगेट 30 प्लस रहेगा। जल्दी ही अगला प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वहां पर आप अपने टारगेट को 30 प्लस लेकर चलेंगे। तो अच्छे से आप ये पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए। और आज की क्लास ये कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।